हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया था एमकॉम का एक सब्जेक्ट है मास्टर ऑफ कॉमर्स का। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है, जिसमें आप जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका आप क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो। डेवलपमेंट कैसे करते हो, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते हो, उनकी एफिशिएंसी जो होती है उसको इंक्रीज करते हो, और उनकी जो नीड्स हैं उनको क्या करते हो, फुलफिल करते हो। ये आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर उनको मोटिवेट भी किया जाता है, उनको कैसे काम करना है उसके बारे में, सबके बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये आपका क्या है, सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम आज पढ़ेंगे एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, एम्प्लॉय सोशलाइजेशन का चैप्टर। अभी इसकी लास्ट वीडियो है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका एम्प्लॉय सोशलाइजेशन है वो होता क्या है। सोशलाइजेशन होता क्या है? सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस अंडर विच बिफोर अपॉइंटिंग ए न्यू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सोशलाइजेशन होता है, जो समाजीकरण होता है, वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जब कोई न्यू एम्प्लॉय क्या करता है, एंटर करता है, उसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, उसकी पोस्ट के बारे में उसे बताया जाता है, उसके वर्क ग्रुप, जिस समूह में, जिस ग्रुप के साथ उसको काम करना है, उसके बारे में उसे बताया जाता है। फिर जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर एम्प्लॉयज़ हैं, जो पहले से ही काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे उनका क्या करवाया जाता है, परिचय करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जो न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है। तो ये क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। मीन्स जब कोई न्यू एम्प्लॉई फर्म में एंटर करता है तो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसकी पोस्ट है, जो उसको काम करना है, उस सब से उनको क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू E.S. बोगार्डस ने दी है। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर। कि सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण है, वो क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, सीखने की एक प्रोसेस है, कि जिसके अंदर हम क्या सीखते हैं कि एक साथ कैसे रहना है और मिलकर काम कैसे करना है, कैसे एक साथ रहकर काम किया जा सकता है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोशलाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही वो जो मतलब कि दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके बारे में उसको पता चलेगा, उनसे इंट्रोडक्शन उनको करवाया जाएगा, तभी तो वो उनके साथ तालमेल बिठाएगा, कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, उनके साथ मिलकर क्या करेगा, काम करेगा। तो ये थे आपके सोशलाइजेशन का मीनिंग और डेफिनेशन। अब इसके बाद इसकी अप्रोचेस आती हैं, जो एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या इसकी विचारधाराएं हैं, क्या इसे हम पद्धतियां भी बोल सकते हैं, अवधारणाएं भी बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, वास्तविक कार्य परीक्षण। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो आपकी, ये वैन आउट ने दी थी। वैन आउट एक राइटर है, ये वैन आउट ने दी थी। उसने ये जो अप्रोच है, उसने ये 1992 में दी थी। तो इस अप्रोच के आने से पहले क्या फ़र्क था और इस अप्रोच के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब ये मतलब कि अप्रोच नहीं थी, जब वैन आउट ने इस अप्रोच को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं किया था, उससे पहले की जो पोजीशन थी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब कोई न्यू एम्प्लॉई आता था, अगर उसका सोशलाइजेशन अगर किया जाता था, तो उसको जो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस काम के लिए उसे बुलाया जाता था,
उसके बारे में प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन उसे नहीं दी जाती थी। मीन्स उसे मान लीजिए कोई जॉब है, उसके सिर्फ उसको प्लस पॉइंट बताए जाते थे, सिर्फ पॉजिटिव ही उसके बारे में बताया जाता था, नेगेटिव उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। क्यों? अगर उसके बारे में वो नेगेटिव ही बताते तो जो एम्प्लॉई है वो जॉब करने से पहले ही क्या कर देता, मना कर देता। मीन्स जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं, जब वो भर्ती करते हैं, तो जो भी मतलब कि वो एप्लीकेशंस जो भी अलॉट करते हैं, वो क्या करते हैं उसके अंदर ना सारा कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब कि पर्सनस हैं, वो क्या करेंगे, फटाफट से रिक्रूटमेंट के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वो जो पर्सनस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी फर्म में क्या करें, अप्लाई करें जॉब के लिए। उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता था, तब भी उन्हें जॉब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, सिर्फ प्लस पॉइंट के बारे में ही उनको बताया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो जॉब पे आ गए, ऑन द जॉब वो काम कर रहे थे, उसके बाद उनको पता चला कि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो धीरे धीरे आपकी जॉब को छोड़ के चले गए। तो ये था जब ये जो अप्रोच है फर्म के अंदर एप्लीकेबल नहीं थी। उससे पहले क्या था कि जो एम्प्लॉय थे उनको पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताए जाते थे, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताए जाते थे। लेकिन जो काम करने के बाद जब उनको नेगेटिव पॉइंट्स का पता लगता था, तो वो क्या करते थे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को छोड़कर चले जाते थे। तब जब 1992 में ये अप्रोच आई, वैन आउट ने जब ये अप्रोच दी, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जो अप्रोच कहती है, ये कहती है कि जिस भी एम्प्लॉय को काम देना है, उसको उसके काम के प्रति सारे ही प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बताए जाने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जो आपका एम्प्लॉई है उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है, मीन्स क्या उसके क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है इस जॉब को चूज़ करने में। तो जिससे अगर उसने उसको चूज़ भी कर लिया तो फिर वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पता थे। तो ये आपकी अप्रोच थी जो ये कहती है कि जो एम्प्लॉई है उसको अपनी जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव और जो नेगेटिव दोनों पॉइंट्स जानने का राइट है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं या राइट्स बोल लीजिए। फर्स्ट आता है सेल्फ सिलेक्शन, स्वयं चुनाव। तो ये अप्रोच में क्या है कि जो एम्प्लॉई है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बता दिए जाते हैं। अब ये उसके ऊपर बात है कि उसको सेल्फ सिलेक्शन करना है, उसको स्वयं ही ये चुनाव करना है कि उसको जॉब पे आना है या नहीं आना है। उसके बाद बी पॉइंट आपका क्या कहता है, एडजस्टमेंट मीन्स समायोजन। तो अगर मान लीजिए जो आपका एम्प्लॉई है उसको अगर बता दिया जाए कि ये जॉब के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। अगर उसको हम नहीं बताएंगे वो बाद में एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे पहले ही बता दिया गया है कि ये इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो वो क्या है, वो पहले ही सारा कुछ एडजस्ट कर लेगा, जिससे कि वो और भी एफिशिएंट तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है, पर्सनल एग्रीमेंट। ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो जिसको जॉब लेनी है उसका पर्सनल पर्सनल एग्रीमेंट होता है, व्यक्तिगत उसका जो ये ठहराव होता है। इसमें जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकती, ना ही कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, क्योंकि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उसको जॉब से रिलेटेड सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट बता दिए जाते हैं। उसके बाद डी पॉइंट आता है एनकरेज, उत्साहित करना। ये जो अप्रोच है
ये क्या करती है कि एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, मीन्स जिस पोस्ट पे दूसरा एम्प्लॉय काम कर रहा है सेम उसको भी उसी पोस्ट पे डाल देती है। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या होता है, एनकरेज होता है कि वो भी उसके अकॉर्डिंग, मीन्स वो भी उसी के जैसा काम कर सकता है, वो उसी के जैसा काम कर सकता है जैसा कि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। यहाँ से उसे क्या मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। अगर हम एक चीज़ और देखें, मीन्स आपकी फर्म में कौन सी है ये अप्रोच काम कर रही है और दूसरी फर्म में ये अप्रोच काम नहीं कर रही है, तो ज़्यादा जो अफेक्ट है, जो इम्प्रेशन है, वो किसका पड़ेगा, वो आपकी फर्म का पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहले ही एम्प्लॉय को सारा कुछ बता दिया है कि क्या क्या पॉजिटिविटी है और क्या क्या नेगेटिविटी है। दूसरी फर्म ने नहीं बताया, इट मीन्स वो मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर रही है, जिससे कि जो उसके एम्प्लॉय हैं वो छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे और आपके जो एम्प्लॉय हैं वो और भी एनकरेज होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने बारे में सारा कुछ सही सही बताया है। अब उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है अप्रोच का, वो आता है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसका स्वागत किया जाता है, उसका वेलकम किया जाता है। जो आपका सोशलाइजेशन है उसमें फर्म के साथ क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसके साथ क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। उसको सभी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे कि वो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसका काम है वो आसानी से कर सके। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको उसके काम से रिलेटेड सारा कुछ बताया जाता है। ये एक तरह का प्रोग्राम है, वेलकम के तौर पे उसे फर्म के जो मतलब कि उसका काम है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वेलकम के जरिए। तो ये आपकी दो अप्रोचेस थी एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की। अब उसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो हमने पढ़ा है ना अभी अप्रोचेस में इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मीन्स जो आपका प्रोग्राम है उसमें उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, किस उद्देश्य से या उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, अपनत्व एवं निष्ठा की भावना का विकास करना। मान लीजिए कोई न्यू एम्प्लॉय फॉर्म में एंटर करता है, अगर हम उसका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, उसे मतलब कि हार वगैरह पहनाते हैं, तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि जो मतलब कि इन्होंने मेरा वेलकम किया है वो अपना समझ के वेलकम किया है, जिससे कि उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी लॉयल्टी जागेगी, उसके अंदर भी निष्ठा की भावना आएगी, सेंस ऑफ लॉयल्टी आएगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि इन्होंने मेरा इतना अच्छे से वेलकम किया, तो वो क्या करेगा, वो और भी लॉयल्टी से और भी ऑनेस्टी से क्या करेगा, काम करेगा और फर्म के साथ लंबे समय तक ऐसे ही बना रहेगा। उसके बाद सेकंड आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी काम से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय है जिसका वेलकम किया है उसको उसके काम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि वो क्या कर सके, काम को आसानी से कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू डेवलप द कॉन्फिडेंस अमंग द न्यू एम्प्लॉयज़, नए कर्मचारियों में विश्वास का विकास करना। तो जो ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम है वो क्या करता है कि जो भी न्यू एम्प्लॉय आता है उसमें क्या है, उसका जो विश्वास है, जो उसका कॉन्फिडेंस है
उसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से और बिना किसी चीज़ के क्या कर सके, काम कर सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है टू अवॉइड सर्टेन प्रॉब्लम्स, विशिष्ट समस्याओं से बचाव। ये पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई न्यू एम्प्लॉई क्या करता है, फॉर्म में एंटर करता है, तो उसके अंदर एक हेजिटेशन होती है। मान लीजिए अगर कोई एमकॉम का हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर उसको बोल दिया जाए कि आपको क्या देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले हेजिटेशन उसे होगी कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, मैंने तो पहले दी ही नहीं। और न्यू बच्चों के सामने अगर उसे बोल दिया जाए कि उसको देनी है, तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें हेजिटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर उसे किसी प्रोग्राम में किसी प्रकार की उसे ट्रेनिंग दे दी गई है, उसको लगातार ही प्रेजेंटेशन करवाई जा रही हैं, तो वो क्या है, वो किसी के सामने भी शर्म नहीं खाएगा, हेजिटेशन उसे नहीं होगी। सेम क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, अगर कोई एम्प्लॉई है, उसका इंडक्शन किया जाता है, उसका वेलकम किया जाता है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है, उसको सारा कुछ सिखाया जाता है, सारी उसकी हेजिटेशन दूर की जाती है, सारे एम्प्लॉय से उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे कि उसकी हेजिटेशन दूर हो जाती है। इससे क्या है, जो भी उसकी सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद आता है टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज़, नए कर्मचारियों का परिचय करवाना। जो अभी हमने पढ़ा कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो न्यू एम्प्लॉई आता है उसको, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, सुबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उन सब के साथ उनका क्या करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनके मीन्स उनके बारे में थोड़ा जानने का मौका उसको दिया जाता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट टू रिटेन बेस्ट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर हम इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो वो क्या होगा, वो उससे मोटिवेट होगा कि उसके लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया है, इतने अच्छे से उसका वेलकम किया गया है, तो जिससे वो क्या होगा, एनकरेज होगा, मोटिवेट होगा, और वो फर्म के साथ लॉयल्टी के साथ काम करेगा और लंबे समय तक फर्म में ही बना रहेगा। इससे कि जो आपका बेस्ट एम्प्लॉई है, वो भी क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक क्या करेगा, बना रहेगा। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है टू डेवलप टीम वर्क, कि जो ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो टीम वर्क को भी डेवलप करता है, क्योंकि जब इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, तो उसमें उसको उसके साथ वाले एम्प्लॉयज़ के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिस ग्रुप में से क्या करना है, काम करना है। इससे क्या होता है कि उसको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर टीम स्पिरिट अच्छे से डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको किसके साथ काम करना है, उसकी हेजिटेशन सारी ख़त्म हो चुकी है, उसको अपने काम के बारे में सारा कुछ पता चल चुका है, उसको उसके ग्रुप के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है, तो जो मतलब कि टीम वर्क है वो भी वो आसानी से कर सकता है। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है टू वे चैनल कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि जो मतलब कि कम्युनिकेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है टू वे कम्युनिकेशन का। इसमें क्या है, टू वे कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होता है। मीन्स न्यू एम्प्लॉय आता है, वो सीधा पहले कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे दी जाए, उसकी हेजिटेशन को दूर कर दिया जाए, तो वो टू वे कम्युनिकेशन आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसकी सबके साथ इंट्रोडक्शन अच्छी हो गई है, जान पहचान अच्छी हो गई है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है ओवरकम्स ऑन द प्रॉब्लम्स। तो ये क्या कहता है कि जो आपका एम्प्लॉई है, वो क्या कर सकता है, वो अगर उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखा दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए इसके हेजिटेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उसको पर्सनली अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे क्या कर सकता है, ओवरकम आसानी से कर सकता है।
उसके बाद आता है क्रिएट आ गुड इम्प्रेशन। अगर आप क्या करते हो, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हो, तो जो आपका एम्प्लॉई है उस पे तो उसका गुड इम्प्रेशन पड़ेगा ही, लेकिन अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी उसका क्या पड़ेगा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए एक फर्म है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और दूसरी में नहीं होता है, तो दूसरी फर्म के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी उसका आपके इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, अच्छा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे वो और भी एफिशिएंट तरीके से मोटिवेट होके क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के, इम्पोर्टेंस कह लीजिए या फिर कुछ बेनिफिट्स कह लीजिए। अब उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है ए गुड इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो उसे क्या बनाते हैं, एक गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, उसे एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट आता है अवेयरनेस अबाउट कंपनी रूल्स एंड नॉर्म्स, कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है अगर उसके अंदर जितने भी मतलब कंपनी के रूल्स हैं, जो भी उसके नॉर्म्स हैं, मीन्स जितने भी उसके नियम हैं, शर्तें हैं, उसकी नीतियां हैं, रूल्स रेगुलेशन के बारे में अगर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एम्प्लॉय को बताया जाता है, उस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर एम्प्लॉयज़ को कंपनी के रूल रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो ये क्या है, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का असेंशियल है। क्योंकि उसको आने से पहले उसको जब उसका वेलकम किया गया, सबसे पहले उसे कंपनी के बारे में ही बताया गया, जिसमें उसको काम करना है उसके बारे में ही उसे बताया जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंटरेक्शन विद अदर स्टाफ। उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, पहले में क्या बताया, कंपनी के बारे में उसके रूल रेगुलेशन सारा कुछ बता दिया, उसका स्टैंडर्ड्स के बारे में सारा कुछ बता दिया, कंपनी के बारे में क्या उसके प्रॉफिट्स रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो अदर स्टाफ है, मीन्स जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में अदर स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो आपका एम्प्लॉई है, चाहे वो सुबॉर्डिनेट है, चाहे वो आपका सुपरवाइजर है, चाहे वो मैनेजर है, ठीक है, उसके साथ उनको क्या करवाया जाता है, इंटरेक्शन करवाया जाता है, उनके साथ उसकी बातचीत करवाई जाती है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम का एसेंशियल माना जाता है कि इसमें क्या है, जितने भी उसके सह संबंधी होते हैं, सहकर्मी हम जिन्हें बोल देते हैं, उनके साथ उसको क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एलो रीजनेबल टाइम, उपयुक्त समय प्रदान करना। तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बन सकता है कि जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मीन्स जितना ज़रूरी हो उतना होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम नीड के हिसाब से होना चाहिए कि कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पीरियड की ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो भी आपका एम्प्लॉई है उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए, उसको जितना टाइम उसको लगे कि एनवायरनमेंट में घुलने मिलने में, सहकर्मियों में जो भी मतलब आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ घुलने मिलने में उसको जितना रीजनेबल टाइम चाहिए उसको दे देना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है काउंसलिंग, परामर्श। अब उसके बाद ये क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, कि उसको उससे परामर्श भी लेनी चाहिए, काउंसलिंग भी उसकी करनी चाहिए कि उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको ठीक लगा क्या नहीं लगा, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा कुछ पूछना चाहिए, उसका भी परामर्श लेना चाहिए, उसके भी व्यूज़ लेने चाहिए, उसको भी अपना विचार देना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं, क्या उसके विचार हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, कैसे वो काम करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस सब के बारे में उसे परामर्श लेने चाहिए उसके एम्प्लॉयज़ के। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है क्लोज रिलेशन विद एम्प्लॉयज़,
अब ये क्या कहता है कि अगर जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें उसके एम्प्लॉई के साथ क्या होने चाहिए, क्लोज रिलेशन होने चाहिए, ताकि वो जो मतलब कि कम्युनिकेशन गैप है उसको भी क्या कर सके, दूर कर सके। और जो मतलब कि एम्प्लॉई है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, तो ये क्या पॉइंट कहता है कि जो आपके एम्प्लॉई हैं उसके साथ क्या होने चाहिए, क्लोज रिलेशन होने चाहिए। उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है ग्रेजुअल प्रोसेस, धीमी प्रक्रिया। तो ये क्या कहता है कि जो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो धीमी प्रक्रिया होनी चाहिए, मीन्स आराम आराम से चलना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपका न्यू एम्प्लॉई है एकदम से उसके ऊपर सारा कुछ उसे बता दिया, सारा कुछ उसके ऊपर थोप दिया। उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बारे में उसको धीरे धीरे सारा कुछ बताना चाहिए। अगर उसको एकदम से सारा कुछ बता दिया जाएगा तो वो क्या होगा, पजल हो जाएगा, वो क्या है उसके ऊपर बर्डन डल जाएगा एक तरह से, फिर वो काम भी उतने अच्छे से तरीके से नहीं कर पाएगा। उसको अगर आराम आराम से सारा कुछ बताया जाए तो वो धीरे धीरे खुद में चेंज लेके आएगा, खुद को ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाएगा, और फिर वो क्या करेगा, एफिशिएंट तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद आपका सेवन्थ पॉइंट आपका आता है इजी कम्युनिकेशन, आसान संचार। मीन्स आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो इजी कम्युनिकेशन उसके अंदर होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन उसके अंदर होना चाहिए, ताकि कुछ पल जो मतलब कि न्यू एम्प्लॉई है वो अपने व्यूज़ भी उसमें रख सके और आपके व्यूज़ भी वो क्या कर सके, सुन सके। तो उसमें कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। लैंग्वेज उसमें कैसी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज का उसमें यूज़ नहीं करना कि जो न्यू एम्प्लॉई के समझ से बाहर हो। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है अवेलेबल रिसोर्सेज। मीन्स इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो सारे रिसोर्सेज एक फॉर्म के अंदर क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल हैं सारे रिसोर्सेज एक फॉर्म के अंदर, तो जो आपका ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो क्या माना जाएगा, और भी ज़्यादा अफेक्टिव माना जाएगा, वो अच्छा माना जाएगा। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है इंटरव्यू, कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर इंटरव्यू भी होना चाहिए। मीन्स एक इंटरव्यू की तरह होना चाहिए, जिससे कि आप जो एम्प्लॉई है उसके बारे में भी क्या कर सकें, जान सकें, उसके बारे में सारा कुछ जान सकें, क्या उसके की पॉइंट्स हैं, क्या उसमें पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। उसको मतलब जो भी एम्प्लॉई न्यू फॉर्म में एंटर करता है उसका इंटरव्यू के जरिए मतलब कि इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करना चाहिए। ये भी आपका एक असेंशियल माना जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फीडबैक। मीन्स जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है लास्ट में उसमें क्या होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि जो आपका एम्प्लॉई है उसको आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको उसको क्या सीखने को मिला, क्या वो उससे सीखा, क्या उसने फीड अच्छा लगा, क्या उसे अच्छा नहीं लगा। मीन्स वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था। तो इसके अंदर फीडबैक भी लेना चाहिए, ताकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको क्या बना सकें, इफ़ेक्टिव बना सकें। तो ये आपके आज के टॉपिक थे, जो मतलब कि आपका एम्प्लॉय सोशलाइजेशन का चैप्टर यहाँ पे क्लोज्ड होता है। एम्प्लॉय सोशलाइजेशन जो मतलब कि हमने आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने एम्प्लॉय सोशलाइजेशन का मीनिंग किया, उसकी अप्रोचेज़ की, अप्रोचेज़ में हमने दो अप्रोचेज़ आपकी की। उसके बाद हमने जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स किए, जिसे हम इम्पोर्टेंस या उसके बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने उसके अफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अच्छे एसेंशियल किए। मीन्स कौन कौन से उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ज़रूरी आवश्यक तत्व हम जिन्हें बोल सकते हैं, या क्या उसको अफेक्टिव बनाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को, क्या जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।